नमस्ते। पीरियोडिक टेबल को क्या हम सिर्फ एक चार्ट की तरह देखते हैं? सोचिए अगर ये एक नक्शा हो, एक ऐसा नक्शा जो हमें एलिमेंट्स की दुनिया की सैर कराए। तो चलिए आज हम इसी नक्शे के दो सबसे दिलचस्प इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ एलिमेंट्स इतने शांत, इतने स्थिर क्यों होते हैं? मतलब एकदम काउच पोटैटो की तरह। और वहीं दूसरी तरफ कुछ इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि बस फट पड़ते हैं। तो भाई इसका जवाब उनकी प्रॉपर्टीज में नहीं, बल्कि उनके पते में छिपा है। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल पर वो रहते कहाँ हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे दो सबसे खास पड़ोसियों से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है। आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा इन दो खास इलाकों पर। एक तो ये बाईं तरफ हरे रंग वाला एस ब्लॉक, जिसमें है ग्रुप 1 और 2, और दूसरा है दाईं तरफ ये नारंगी रंग का पी ब्लॉक, जिसमें ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। तो हमारे टूर की पहली मंजिल है एस ब्लॉक। यहाँ ग्रुप 1 और 2 के वो मेटल्स रहते हैं जो आप कह सकते हैं हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अब एस ब्लॉक के इन दो परिवारों को देखिए। ग्रुप 1 वाले हैं एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी रिएक्टिविटी का सारा खेल पता है किस चीज का है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। ग्रुप 1 के पास बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे वो बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, इसीलिए ये सुपर रिएक्टिव हैं। और ग्रुप 2 के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो रिएक्टिव तो ये भी हैं, पर हाँ, अपने पड़ोसी से थोड़े कम। और जब हम कहते हैं सुपर रिएक्टिव, तो इसका मतलब क्या होता है जरा देखिए। सोडियम जैसे एल्कली मेटल को पानी में डालते ही ये देखिए धमाका। ये जो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये असल में हाइड्रोजन गैस है जो बहुत तेजी से निकल रही है। तो पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? देखिए, सोडियम यानी Na पानी यानी H2O से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये जो लाल घेरे में H2 दिख रहा है ना, बस यही वो गैस है जो इतनी जोरदार तरीके से बाहर निकलती है। चलिए अब टेबल के दूसरी तरफ चलते हैं, पी ब्लॉक की ओर। देखिए, अगर एस ब्लॉक एक जैसा मोहल्ला था, तो पी ब्लॉक तो समझिए एक पूरा शहर है। यहाँ मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसें, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली से, और फिर आते हैं ग्रुप 14 कार्बन फैमिली पर, जो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन जैसा नॉन मेटल भी है और सिलिकॉन जैसा मेटलॉइड भी। और सिलिकॉन तो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की जान है। मतलब जरा ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा, और दूसरी तरफ सिलिकॉन वेफर, जिस पर हमारी सारी टेक्नोलॉजी टिकी है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक ही परिवार ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली और ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। इनमें भी वही कहानी है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सबका मिक्स। और ग्रुप 16 तो अरे ये तो जिंदगी के लिए ही बना है। ऑक्सीजन के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते, है ना? अब आते हैं पी ब्लॉक के आखिरी दो ग्रुप्स पर। एक तरफ हैं ग्रुप 17 द हैलोजेंस। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दूसरी तरफ है ग्रुप 18 द नोबल गैसें। इनके बाहरी शेल पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसलिए ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। आ गए ना हमारे काउच पोटैटो। तो ठीक है, हमने अलग अलग परिवारों से तो मुलाकात कर ली, लेकिन इनके बिहेवियर के पीछे का राज क्या है? अब हम उन रूल्स को समझेंगे जिन्हें पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। पहला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस, मतलब एटम का साइज। सीधा सा नियम है, टेबल में जितना नीचे और बाईं ओर जाएंगे, एटम का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। दूसरा ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन छीनने की कीमत है। टेबल में जैसे जैसे हम ऊपर और दाईं ओर जाते हैं, ये कीमत बढ़ती जाती है। इसीलिए तो नोबल गैसों से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग नामुमकिन है। वो सबसे बड़े कंजूस हैं। और तीसरा मेन ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एटम बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितनी मजबूती से खींचता है, और ये पावर भी टेबल में ऊपर और दाईं ओर जाने पर बढ़ती है।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे ट्रेंड्स होते क्यों हैं? जवाब एक शब्द में है, शील्डिंग। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड मतलब एक ढाल बना लेते हैं। ये ढाल न्यूक्लियस के खिंचाव को बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकती है, और जितने ज्यादा शेल्स उतनी ही मजबूत ढाल। जैसे ये लिथियम एटम को देखिए, न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में एक और इलेक्ट्रॉन शेल है। बस यही है वो शील्ड। ये अंदर वाला शेल एक ढाल की तरह काम करता है, जिससे न्यूक्लियस की पकड़ बाहरी इलेक्ट्रॉन पर काफी कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो काफी कुछ देख लिया हमने। चलिए अब फटाफट कुछ सबसे जरूरी ग्रुप्स के ट्रेंड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1, दी एल्कली मेटल्स। याद है ना, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब फ्रांसियम सोडियम से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। और ग्रुप 2 यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। ग्रुप में नीचे जाने पर शील्डिंग बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और इसीलिए रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन ग्रुप 17 द हैलोजेंस के साथ मामला एकदम उल्टा है। यहाँ ग्रुप में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खोना नहीं बल्कि पाना चाहते हैं, और छोटे एटम जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींच सकते हैं। तो हमने क्या देखा? यही कि किसी एलिमेंट का बिहेवियर कोई जादू नहीं बल्कि केमिस्ट्री का एक खूबसूरत रूल है जो उसके पते और उसके इलेक्ट्रॉन से तय होता है। पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं, ये तो यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी है। जरा सोचिए, इसमें और न जाने कितने राज छिपे होंगे।